हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं ट्रिब्यून हिंदी .com। किसी भी राज्य को उस राज्य की कानून व्यवस्था के लिए नंबर दिए जाते हैं कि यह राज्य कैसा है। पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों को उनकी कानून व्यवस्था के आधार पर कभी जंगल राज्य तो कभी गुंडा राज्य जैसे शब्दों से भी नवाजा जाता रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं काशिफ काकवी साहब, जो कि पिछले कुछ समय से न्यूज क्लिक के लिए मध्य प्रदेश में काम करते रहे हैं। शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल कि हाल ही के दिनों में हमने देखा कि पहले उज्जैन, फिर इंदौर, मंदसौर और अब फिर राजगढ़ जिले में एक घटना हुई है। सारी घटनाओं का पैटर्न एक सा है। बताया यह गया है कि रैली निकली मंदिर के चंदा के लिए और उस पर पथराव हुआ और पथराव के बाद हाल मामले जो है बिगड़े हैं, या यूं कहें कि हालात बिगड़े हैं। इस पूरे मामले को, चूंकि आपने इस पर एक अच्छी रिपोर्ट अल जजीरा के लिए अभी हाल ही के दिनों में लिखी थी, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से मामला है, क्योंकि एक दूसरा पक्ष भी है जो पीड़ितों का पक्ष है। वह कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि रैली निकली और पथराव हो गया, इसमें और भी पेच हैं, और भी चीजें हैं जिनका जिक्र नहीं किया जा रहा है मीडिया में, और सरकार का जो एक पहलू सामने आया है उसमें भी इनका जिक्र नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या पहलू है, क्या है इस पूरे घटनाओं का, इन पूरी घटनाओं का सच जो अभी तक सामने आया है। खैर देखिए, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, राजगढ़ में कोई घटना नहीं हुई है, राजगढ़ में रैली निकली है। मैं शुरू करता हूँ। संघ की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए एक शिविर चलाया जा रहा है, जन जागरण शिविर, जिसमें 25 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो चंदा दें राम मंदिर के निर्माण के लिए। और मध्य प्रदेश में करीब 100 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया है। तो उसके लिए जगह जगह पर कार सेवकों की रैली निकाली जा रही है, जिसमें भाजपा और भाजपा से जुड़े दल, छोटे दल और भी संगठन उसमें जुड़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी दौरान उज्जैन में 25 तारीख को एक रैली निकली, जो उज्जैन में फ्राइडे का दिन था, और जो रैली निकली वो बेगम बाग से गुजर रही थी। बेगम बाग जो ठीक महाकाल मंदिर के पीछे का एरिया है, करीब 200-300 मीटर की दूरी पर, और मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो वहां पर जब रैली निकाली गई तो शाम में पथराव हुआ, और जब कार्रवाई हुई, जब पुलिस तक बात पहुंची, तो ये चीज निकल करके आई। और जो लोकल लोगों ने भी क्लेम किया कि पहले प्रोवोकेटिव स्लोगन्स वहां पे लगाए गए, आगर के लोगों को वहां से बार बार गाड़ियों पे आकर के लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, लगातार गालियां दे रहे थे लोगों को। तो जब मामला सर से ऊपर चला गया तो लोगों ने उन पर पथराव किया और दोनों तरफ से मामले बढ़े, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस का भी ऐसा ही कहना है। यहाँ तक तो मामला ये था, देखने लायक था, जो कि कुछ नया नहीं था, ये पैटर्न हमेशा से रहा है। लेकिन जो मजेदार, जो नई बात देखने को मिली है उस बार, कि जिस छत पे से पत्थर फेंकने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला पत्थर फेंक रही थी, उस घर को ढाने के लिए अगले दिन प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है। जैसे ही उस घर को ढाई जाने की बात की जाती है तो पता चलता है कि वो घर मीरा बाई का है, उस महिला का नहीं है जो वहां रहने वाली है। तो उस घर को छोड़कर जो बगल के रहने वाले थे, उनका घर गिरा दिया जाता है, जो कि एक मुस्लिम थे, और वो पुताई का काम करते थे। बड़ी मुश्किल से, मशक्कत से उनने 15-20 साल जिंदगी मेहनत करने के बाद वो घर बनाया था। तो ये एक नया पैटर्न था। तो यहाँ तक जो 25 को रैली निकली, यहाँ एक मामला ये हुआ। उसके बाद मामला में आते हैं इंदौर और मंदसौर में। तो 29 तारीख को, ठीक 4 दिनों बाद, 2 मामले हुए एक वक्त पे, एक दिन पे। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था कि रैलियां निकली, झंडे लेकर के लोग निकले, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से जा रहे थे, फिर से वही स्लोगन किए गए और लोगों को भड़काया गया, उकसाया गया, ऐसा कहना है पुलिस का भी। और एक जगह पे जो हमने मंदसौर में देखा कि वहां पर मस्जिद के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा गाया गया, काफी देर तक लोगों को प्रोवोकेट किया गया। और मंदसौर में तो कुछ हुआ नहीं, मतलब अगर गांव के लोगों की बात करें, क्योंकि गांव के लोग पहले से डरे हुए थे, उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया था और वहां से अपनी औरतों को वो शिफ्ट कर चुके थे
दूसरे गांव में आसपास के। मतलब और पहले से ही कुछ ऐसा माहौल समझ में आ रहा था, जैसे ही जब तो उन उन्होंने लोगों को शिफ्ट किया। जैसे ही उन लोगों को ये पता चला कि यहाँ पे रैली निकलने वाली है और हो सकता है कि उपद्रवी कुछ इस पे माहौल खराब करेंगे, और जिस तरह के मैसेजेस वायरल किए गए, मैसेज ऐसे वायरल किए गए कि आओ औरंगजेब के संतानों को सबक सिखाना है, और हिंदू की रक्षा के लिए आओ जमा रैली निकाले यहाँ से यहाँ तक की, इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट किए गए। और मंदसौर में वीएचपी ने रैली निकाली थी दरअसल, ऑफिशियल जो सरकारी परमिशन जिससे ली गई थी। और तब जब वो रैली वहां पहुंची और करीब 5,000 की भीड़ थी, तो मस्जिद के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा गा रहे थे। उस दौरान 6 थाने की पुलिस भी वहां मौजूद थी, डीएसपी भी वहां मौजूद थे, और सब कोई मौजूद थे। इसी बीच एक लड़का जो है वो मीनार पे चढ़ जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है और झंडा वंडा फहराता है। हालांकि पुलिस ने मामले को कंट्रोल किया और करने के बाद तुरंत गांव से उन लोगों को निकालने की कोशिश की। बावजूद उसके उन लोगों ने, तब तक काफी देर हो चुकी थी और करीब 50 से 60 घरों को उन लोगों ने बहुत हमने देखा कि वीडियो में दिख रहा था कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है बकायदा। मैं उस पे आ रहा हूँ, तोड़ फोड़ काफी हद तक की गई। तो ये जो दो देखिए, एक दिन दो मामले हुए हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, और वीडियो ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि पैटर्न सेम है, दोनों में मीनारे गिराई गई, दोनों में झंडे उतार के लगाए गए। तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हुआ कहाँ क्या हुआ। तो अगर मैं मंदसौर की बात करूं, तो मंदसौर में लोगों को पहले पता चल चुका था कि रैली आने वाली है, क्योंकि 25 में एक रैली निकली थी जिसको रोक दिया गया था। तो इसको एक नया माहौल बनाया गया और 29 तारीख को फिर से रैली निकाली गई, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग आए। हताश करीब लोग। 5 से 6 हजार के करीब की भीड़ थी जो आई, और आने के बाद गांव में घुसी, और वो इसी बीच वो मीनार पे चढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने जब तक मीनार से उतारते तब तक हंगामा मच चुका था। उस दौरान वो हनुमान चालीसा भी उन्होंने खड़े होकर गाया मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने। और करीब 50 से 60 घरों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है, पैसे भी लूटे, ज्वेलरी भी लूटी, सब कुछ किया। तो यहाँ पे तो प्रशासन ने बहुत तेजी से काम करते हुए, खैर जान माल मतलब जान को किसी के नुकसान नहीं हुआ, और प्रशासन ने फिर मामले को संभालते हुए उन लोगों को बाहर किया वहां से। अगर हम इंदौर की बात करें तो सेम डे रैली निकली, और वहां पे जो रैली निकली थी, जो पुलिस का कहना है और जो जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था उनका कहना है कि वो लोग जब रैली लेकर के ऑलमोस्ट निकल रहे थे, गांव से निकलने वाले थे, तब कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन हुआ और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई और मामला बिगड़ गया, और जो लोग आगे निकल गए थे उनको वापस बुलाया गया और फिर माहौल खराब हुआ। ये बात है करीब 12 साढ़े 12 के आसपास की। और वही भीड़ फिर उपद्रवी होकर के वो मीनार पे चढ़ती है, जो पुलिस की व्हीकल आप देख रहे हैं। और क्योंकि पुलिस साथ में थी, उनके साथ में थी, तो पुलिस की व्हीकल आप जो देख रहे हैं, तो पुलिस की व्हीकल का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़े लोग, क्योंकि चढ़ने के लिए और कुछ वहां पे था नहीं। और इसीलिए पुलिस की व्हीकल वहां पे दिख रही है वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो। और वहां पे वो चढ़ते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, तोड़फोड़ करने के बाद फिर उनको उतारा जाता है या हटाया जाता है। यहाँ तक तो मामला जो हुआ सो हुआ, पत्थर पत्थर चले, लोगों के सर फूटे दोनों तरफ से। उसके बाद मैं भीड़ सुना जो था है कि वो इंदौर में ये जो घटना हुई है जिस गांव में, वो 99% मुस्लिम बाहुल्य आबादी क्षेत्र है, गांव है हाँ, वो। कुछ घर हैं 10-15 जो मुस्लिमों और के अक्सर नहीं है। ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे गांव में जो होता है, परमिशन प्रशासन इस तरह की रैलियों की नहीं देता है ताकि माहौल खराब ना हो। देखिए, यहाँ हम अब तक जितनी बात करें तो सब जगह पे यही देखने को मिला है कि चंदा, हालांकि ये जो रैली है वो चंदा निकालने के लिए थी, कि चंदा निकाला जाएगा और चंदे के लिए अवेयरनेस। तो मेरा कहना है कि भाई मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में तो लोग मंदिर के लिए चंदा देंगे नहीं, बाय एंड लार्ज। जिनको देना होगा वो दे देंगे, लेकिन उनके लिए मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज से गुजरना, उसको पार करना और वहां पे नारे लगाना और लोगों को भड़काने की कोई जरूरत तो है नहीं। प्रशासन अगर चाहता तो उनको बाहर से भी निकाल सकता था। लेकिन खैर, इस तरह की घटनाएं वहां पे हुई, और वहां पे मॉस्क के जो मीनार थी उसको जो है उसके साथ तोड़फोड़ हुई। यहाँ तक तो मामला ठीक था, फिर वो भीड़ डिसअपेयर हो गई। एक आध घंटे बाद वो भीड़ फिर से आई, जस्ट दुगने इसमें। और गांव से करीब 200-300 मीटर की दूरी पर सद्दाम पटेल है, उनका घर है। उनके घर पे हमला कर दिया गया, उनके तो 3 ट्रैक्टर जला दिए गए, 2 बाइक जला दी गई, बाहर जो फसल रखी थी उसको जला दिया गया।
जानवर जो थे, बकरी, गाय, बैल, भैंस जो भी थे, जिसका वो हल में भी इस्तेमाल करते थे, सबको मारा पीटा गया और घर में आग लगा दिया गया। तो जब इन लोगों को लगा कि, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुलिस का वर्जन, जो लोकल लोगों से बात हुई उनसे और जो विक्टिम है सबसे बात करने के बाद ये कंक्लूजन निकल के आया है। तो लोगों का कहना है, जो विक्टिम है उनका कहना है कि जब आग बहुत बढ़ रही थी, अब हमको लगा कि घर में एकदम से अब रहना मुश्किल हो गया है, तो पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, कहा कि आप बाहर निकलिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे और आग को बुझाते हैं, पंप चालू कीजिए। तो पंप चालू करने के लिए जैसे ही वो लोग थोड़ा भरोसा करने के बाद पुलिस के कहने पे बाहर निकले, तो बाहर मॉब खड़ी थी और उन लोगों को वहां से घसीट करके फिर मारा गया और तलवार से भी हमला किया गया। एक को पैर में गोली भी लगी। तो इस घटना में 5 लोग जो है गोली का बहुत जिक्र भी हुआ है। गोली का बहुत जिक्र किया गया है कि रैली में पथराव हुआ और गोली चली, कुछ इस तरह के शब्दों के साथ चला है। तो ये जो गोली चलने की बात बाकी जगह पुलिस तो बाकी जगह पे तो नहीं कह रही है, लेकिन पुलिस के वर्जन की बात करें तो यहाँ पर सद्दाम पटेल के घर पे जो हमला हुआ है उसमें गोली चली है और एक लड़के को, जो सद्दाम पटेल के बड़े भाई थे, उनको पैर में गोली भी लगी है। और मतलब जो रिमार्केबल बात ये है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, कि जिस पुलिस वाले ने गेट खुलवाया था, जब उनसे लोगों ने मदद मांगी तो वो मुंह मोड़कर आगे बढ़ गए, कोई मदद नहीं की और 20-25 मिनट तक उन लोगों को तलवार और लाठी से मारा पीटा गया और फिर वो भीड़ वहां से फरार हो गई। तो इस बाद में जब कंप्लेन हुआ तो फिर उसके बाद वो एम्बुलेंस उनको एमवाई अस्पताल में भर्ती किया गया और सब अभी इलाज में है। तो इस ओवरऑल मामले में जितने भी निकल के बातें आई हैं वो पैटर्न एकदम सेम है और एक ही तरह की चीजें हैं कि मुस्लिम कॉलोनी से गुजरा जा रहा है, उसी तरह के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। इसकी कार्रवाइयां हुई हैं, उस पर भी तो काफी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई, चाहे वो उज्जैन की बात हो। उज्जैन की अगर बात करें तो अब तक टोटल 18 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, जिसमें से 10 के खिलाफ NSA लगाया गया और 10 के 10 मुस्लिम हैं जो चंदन नगर के हैं और उसके आसपास के हैं। और एक FIR जो हुई है वो एक स्टोन पेल्टर, जो मतलब जो ऑर्गेनाइजर थे उनके खिलाफ हुई है, उसमें भी शायद एक की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। बाकी 17 जो है, जहां तक मुझे मेरी बात हुई थी 1-2 दिनों पहले तक, वो उसी बेगम बाग के हैं कि जो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के एक मेंबर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हफीज करके कुछ नाम था उनका, उनको घर को भी टारगेट किया गया है और उनके घर से भी 25,000 रुपए चोरी किए गए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की। और एक वीडियो आप देख रहे होंगे कि एक छत पर चढ़ करके झंडा निकाला जा रहा है हरा। जी। और झंडा तो वो उनका घर है जो बीजेपी के माइनॉरिटी विंग के मंदसौर, बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता, हाँ, उनके घर पे भी हमला हुआ। ये मजेदार बात है। तो भीड़ ने उनको भी नहीं बख्शा है। तो वहां पे किसी गांव वालों के खिलाफ FIR नहीं हुई है, जो हमला करने वाले उनके खिलाफ हुई है। लेकिन इंदौर की अगर बात करें तो करीब 29 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। मंदसौर में 58 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, जिसमें 5 की गिरफ्तारी। FIR हुई है वो कौन है? वो मंदसौर में सारे के सारे वो वही है जो रैली लेकर के आए थे मंदसौर में, क्योंकि गांव में लोग थे ही नहीं और जो भी किया वो भीड़ ने किया है। जबकि इंदौर में 29 लोगों के खिलाफ जो FIR है तो उसमें मेजोरिटी करीब 20-22 से ऊपर जो है वो गांव के ही लोग हैं और वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने पत्थर फेंका, मारा पीटा और 149 से लेकर के 47 कई सारी धाराएं लगाई गई। लेकिन प्रशासन यहीं पर नहीं रुका, इसी पे सजग नहीं हुआ। एक तो मीडिया ने इसको दबा दिया और कहीं कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। कुछ वीडियोस वायरल हुए, लोग इसलिए भी पोस्ट नहीं करते कि इससे दंगा ना भड़क जाए, उनका भी कंसर्न सही है, लेकिन इसके नाम पे मतलब इस तरह की घटनाओं को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि पूरा पैटर्न है और बहुत सिविलाइज्ड वे में लगता है सब कुछ किया हुआ है। बावजूद इसके प्रशासन सजग नहीं हुआ। उसी इंदौर में के शहर में कल की हम बात करें तो कल 2 रैलियां निकली मध्य प्रदेश में, जो जहां तक अब तक जानकारी मिली है। एक इंदौर के चंदन नगर एरिया कहलाता है, सबसे सेंसिटिव एरिया है चंदन नगर। हाँ, जो है इंदौर का सबसे सेंसिटिव एरिया है। घर से रैली निकालने की प्लानिंग थी, खास बाद में मीटिंग करके उसको काफी शॉर्ट किया गया और वही पैटर्न जो हर जगह देखा गया है कि बच्चों को यूज किया जा रहा है। 18 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चों को हाथ में उनके स्टिक दे करके, तलवार दे करके, कई जगह पे त्रिशूल दे करके
जिनको बिल्कुल समझ नहीं है, अकल नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनका इसमें खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चंदन नगर में कल रैली निकली और लेकिन प्रशासन काफी वहां पे मुस्तैद था, तो वहां पे कुछ घटना नहीं हुई। लेकिन कल ही राजगढ़ के जीरापुर एक जगह है, वहां पर ये रैली निकाली गई, जो कि दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है पूरा का पूरा। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और भीड़ एकाएक से मुस्लिम कॉलोनी में घुस गई और घंटों तक वो मस्जिद के सामने खड़ी रही, उस कॉलोनी से गुजरी और नारेबाजी चलता रहा। लेकिन चूंकि वहां पे लोगों ने समझदारी से काम लिया, तो कोई और चीज देखने को नहीं मिली। पुलिस प्रशासन फिर तेजी से काम करते हुए उन लोगों को उधर से निकाला गया। तो ये सिमिलर पैटर्न है, इसके बावजूद सजग नहीं हुई है प्रशासन। और अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो सिर्फ इसी की बात की, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आदिवासियों के खिलाफ और जातिगत मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी हमने दतिया में देखा कि एक को खाना बनाने के लिए बुलाया गया, दबंगों ने बुलाया खाना बनाने के लिए, और उसके बाद जब खाना अच्छा नहीं बना तो उसको उसी आग में जला करके मार दिया गया है। और ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिला का मामला है, ये 28 दिसंबर का मामला है। ठीक इससे पहले गुना में इस तरह के मामले हुए, जहां पर माचिस ना देने पे एक दलित को मार दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कम्युनल मामले देखने को मिल रहे हैं। तो कम्युनल के साथ साथ जो अपराधियों की जो बात है, तो वो लगातार इस तरह के, चाहे वो जातिगत मामले हो, चाहे वो कम्युनल मामले हो, बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं लगातार दिख रही हैं। जातिगत और कम्युनल ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। इस तरह की और कितनी रैलियां हैं हम देख रहे हैं कि उल्टा मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्रीगण हैं, या यूं कहें उनके पार्टी के जो नेता हैं, वो कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं कि लगता है कि वो बिल्कुल एक वन साइडेड कहा जा रहा है कि कश्मीर से तुलना की जा रही है इस पथराव की, पत्थरबाजी नहीं होगी जैसा कश्मीर में हो जाता है, और कानून बनाए जाएंगे। और एक नई बात कही जा रही है कि लोगों के हम जो है, अगर कहीं से हमें नजर आता है तो हम अपराधियों के, जो इस तरह के जो आरोपी हैं इस तरह की घटनाओं के, उन आरोपियों के घरों को राजसात करने तक के कानून लाने की बात हो रही। दूसरी बात और हमने देखा कि जिस तरह उज्जैन में घर ढाया गया, वैसा ही कुछ घर इंदौर के चंदनखेड़ी गांव में गिराए गए। जबकि अभी फैसला, मतलब एक तरह से यूं कहे कि क्राइम हुआ है, अब जाएंगी, चार्जशीट दाखिल होगी, जाएगी, उसके बाद चीजें होती हैं। और ये ऑन स्पॉट फैसले की परंपरा जो हमने उत्तर प्रदेश में देखना शुरू हुआ था, वो अब हमें मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। क्या कंपटीशन चल रहा है क्या योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच में? देखिए, एक चीज जो ओवरऑल इसमें नई निकल करके आ रही है कि दंगा होना और उसमें घर का जलना और रिलीजियस प्लेस को जो है वो नुकसान पहुंचाना नया नहीं है। और ये सब कुछ किया जाता था। जो उपद्रवी होते थे, चाहे वो किसी भी तरफ के हो और किसी जगह पे वो घुस जाए, तो इस तरह की घटनाएं वहां देखने, जो सबसे नई बात देखने को ये मिली है उज्जैन में, जो देखने को मिला कि घर ढा दिया गया। और जब उस पे हमने कलेक्टर साहब से बात की, तो कलेक्टर साहब का ये कहना है कि हाँ, जो इस तरह के उपद्रवी हैं उनको इकोनॉमिकली हमको कमजोर करना है, इसीलिए घर ढहा गया। जबकि वो आदमी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था ना, उसके छत से कोई पत्थर फेंका गया था। ठीक इसी तरह इंदौर में भी जिस दिन की घटना है, उसके अगले दिन यानी कि 30 दिसंबर को प्रशासन 4 पोकलेन लेकर के आती है और करीब 14 से 15 घर को रोड चौड़ीकरण के नाम पे उनको कोई प्रायर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपका घर इलीगल बना हुआ है। जैसा कि गांव में हम आप देखने को मिलता है, शहरों में भी हम देखते हैं कि गली में लोग सीढ़ियां निकाल देते हैं, छज्जे निकाल देते हैं, तो प्रशासन उस पर कुछ नहीं करता। लेकिन जैसी ही घटना होती है, उसके अगले दिन प्रशासन 4 पोकलेन लेके पहुंच जाता है और करीब 15 घर ढा दिए जाते हैं। उसमें कुछ लोगों को मजबूर भी किया जाता है कि तुम खुद से खुद का घर गिरा दो, वरना हम अगर गिराएंगे तो पूरा गिरा देंगे। तो कई घरों को 7 फीट 8 फीट 3-3 तल्ले घर गिरा दिए गए हैं। तो ये एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। जिस तरह की घटनाएं यूपी में देखने को मिली थी पिछले साल CNRC के दौरान, और ये उसी का एक्सटेंशन है कि पहले संघ जो है बहुत तरतीब से काम करता है। पहले वो छोटा सा एक शगुफा छोड़ता है कि इस पे रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का, और जिस तरह की यहाँ पे मीडिया है वो उसको खूब हवा देती है। सवाल करने के बजाय, उनको ग्रिल करने के बजाय उसको खूब पेश किया जाता है, उसको खूब प्रोवोक करते हैं, खूब पिच करते हैं, जिससे वो जब बात बड़े पैमाने पे हो जाए तो फिर सरकार कह देती है कि हम इस पर कानून बनाएंगे।
जैसा लव जिहाद में हमने देखा, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि पहले मीडिया ने उसको हवा दी, उसके बाद रामेश्वर शर्मा है जो प्रोटेम स्पीकर हैं फिलहाल, प्रदेश के, उन्होंने हवा दी, जो कि इस तरह के भड़काऊ भाषण देने के लिए एकदम से मशहूर हैं। उन्होंने कहा कि कानून बनाने के लिए सरकार सोच सकती है स्टोन पेल्टर्स और इनके खिलाफ। तो जब स्टोन पेल्टिंग का एक ऑलरेडी इमेज बना हुआ है कि कश्मीर में स्टोन पेल्टर मुसलमान है, तो उसी पैटर्न को यहाँ रिप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे भी जो स्टोन पेल्टर है वो मुसलमान ही है। और अब तक जो प्रशासन की कार्रवाई रही है कि भले ही एफआईआर दर्ज कर लिया हो, लेकिन गिरफ्तारी एक तरफा ही हो रही है। 58 लोगों के खिलाफ मंदसौर में एफआईआर हुई, लेकिन गिरफ्तार अब तक सिर्फ 5 हुए हैं। इंदौर में जो लड़का मीनार पे चढ़ा था, उसमें दोनों लड़के को आज जमानत दे दिया कोर्ट ने। तो इस तरह की चीजें निकल कर के आ रही है कि कोर्ट से लेकर के, प्रशासन से लेकर के कोई भी गाह तक गुहार लगाएगा। जब गुहार लगाने के लिए और इंसाफ के लिए जब कोर्ट बैठा है, वो इस तरह की ढिलाई अगर दे देता है, तो ट्रस्ट लोगों का धीरे धीरे प्रशासन से और सरकार से धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कोर्ट से भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिस तरह के फैसले मैं जानना चाहूंगा क्या ये हम मध्य प्रदेश में जो कुछ देख रहे हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश के सरकार के फैसलों की कॉपी हैं, या मतलब उसका मैं यूं कहूं कि शिवराज सिंह चौहान क्या योगी आदित्यनाथ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं इसमें, लेकिन जिस तरह की हाल की घटनाएं जो देखने को मिल रही हैं और जिस तरह के स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, जैसे यूपी में पूरा फोकस जो है वो गाय को लेकर के है, एंटी मुस्लिम है, कहीं पे भी कुछ होता है तो उस तरह के कानून बनाना, उस तरह की बातें करना, उस तरह की स्पीच देना, मुख्यमंत्री कहीं पे शर्माते नहीं है, उसमें संकोच नहीं करते हैं। शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पे जो अब तक इमेज है वो काफी लिबरल की इमेज है कि वो मिलजुल के सबको लेकर चलते हैं। कहीं पे कोई इस तरह की नहीं कह सकता कि हाँ उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिए हो, किसी के खिलाफ एक तरफा बोला हो। लेकिन जो जब से सरकार में वापस आए हैं, खासकर की बाई इलेक्शन जीतने के बाद, तो बाई इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने गौ कैबिनेट का एक्सपेंशन किया, उसको लेकर के बातें की। उसके बाद जो है तरह तरह की चीजें, लव जिहाद का आप देख लीजिए कि एमपी में लव जिहाद का आखिरी मामला जो देखा गया था, जिसको वो 2014 में देखा गया था, शिवपुरी में और मुरैना में मामले आए थे दो। 2014 का मामला था, और उसके बाद जिस वजह कर कानून बनाया गया वो मामला था हरियाणा का। तो एमपी सरकार कहीं से भी सबूत नहीं दे पाई या कुछ डेटा नहीं रख पाई, या कि हाँ एमपी में इस तरह की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, पिछले इतने सालों में इतने मामले आए। चूंकि हरियाणा सर बना रही है, चूंकि बीजेपी शासित जितने प्रदेश है वो इस तरह की कानून बना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश भी बनाएगा। और एक अफवाह ये भी लगाई जा रही है कि चूंकि 2022 का जो इलेक्शन है उसमें हम देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा और इसमें सबसे आगे नाम जो योगी आदित्यनाथ का है, तो एक कंपटीशन की भी बात की जा रही है कि कंपटीशन छुड़ चुका है मुख्यमंत्रियों में, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का एक लिबरल इमेज, मुख्यमंत्री के अंदर एक कंपटीशन छिड़ चुका है कि मोदी के बाद कौन वाला, तो उसमें सबसे ज्यादा रेडिकल कौन बनता है, तो उसको लेकर के एमपी में इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं कि लव जिहाद देख लीजिए, चाहे वो स्टोन पेल्टर्स की बात देख लीजिए, चाहे वो गौ कैबिनेट की बात देख लीजिए। तो इस तरह की घटनाएं और इस तरह की चीजें लगातार की जा रही हैं। और जैसे हमने लॉकडाउन के दौरान भी देखा कि जैसे चंदन नगर का आप जिक्र कर लीजिए, खजराना का जिक्र कर लीजिए, जो हॉटस्पॉट बताया गया था एक टाइम पे इंदौर का सबसे ज्यादा एमपी का, वहां पे एक ही गली में एक ही क्राइम के लिए एक पे एनएसए लगा दिया जाता है, एक पे एनएसए नहीं लगता है। तो जैसे एक घटना हुई कि पुलिस को पर 2 लोगों ने हमला किया, थूक फेंकने की घटना आई और हमला किया, उस पे एनएसए लगा दिया गया क्योंकि वो माइनॉरिटी से था, वो मुस्लिम था। उसी चंदन नगर में एक हफ्ते बाद पिछली गली में जब सेम घटना हुई उसी दूसरे पुलिस वालों के साथ, तो उसपे सिर्फ धारा 188 के साथ मामला दर्ज किया गया और उसको बेल मिल गई। तो बहुत बड़े पैमाने पे इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, खास करके इंदौर उसका हॉटस्पॉट है और भोपाल उसका हॉटस्पॉट है। एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा कि इंदौर में जो मामला देखने को मिला, उस्मान पटेल करके एक थे, पूर्व पार्षद थे, शायद 54 वार्ड 54 के बड़े नेता थे उस्मान पटेल। हाँ, बीजेपी से जुड़े हुए थे और उन्होंने सीएनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान रिजाइन कर दिया था और
तो उनका नाम उन पे ये इल्जाम लगाया गया कि वो प्रोसेशन लेके निकले थे मुहर्रम का, और उनके भाई और उनके परिवार समेत 5 लोगों पर एनएसए लगा दिया गया और 33 लोगों पर एफआईआर हुई दंगा भड़काने और ये सब को लेकर के। वहीं के खिलाफ जो है, और उसमें उनके परिवार के 4 लोग थे जो जिनके खिलाफ एनएसए लगा दिया गया और पूरे घर से लोगों को घसीट घसीट कर गिरफ्तार किया गया। ठीक उसी वक्त शहर के दूसरे कोने पे वहां के एमएलए हैं तरफ रमेश मंदोले ने एक, क्योंकि उस वक्त गणेश पूजा चल रही थी, उन्होंने गणेश पंडाल लगाया और बाकायदा डेली वहां पे भोज चलता था, आरती होती थी। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और वहां सब कुछ चल रहा था, ये नेशनल खबर भी बनी थी, लेकिन उनके खिलाफ ना कोई मामला दर्ज किया गया। और जब उससे सिलसिले में पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने कहा कि हाँ, हमने वहां पर्दा लगा दिया था तो बाहर के लोग नहीं देख रहे थे, सब आसपास के लोग ही थे जो वहां पे। तो पुलिस ये एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती है खुलेआम। तो एक तरफ एनएसए लगा दिया जाता है और एक तरफ कोई कार्रवाई ही नहीं होती है, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हैं और क्योंकि वो वहां के एमएलए हैं। तो इस तरह की खुलेआम पे देखने को ये इस तरह की चीजें मध्य प्रदेश में मिल रही हैं। और अब ये आने वाले वक्त में देखने की बात होगी कि कब तक, क्योंकि 15 जनवरी तक ये जन जागरण अभियान चलेगा, उसके बाद फिर फरवरी में एक वक्त में 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक वो चंदा कलेक्ट किया जाएगा। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरह से इसको डील किया जाता है और कितने, मतलब इतने सेंसिटिव मामला होने के बावजूद इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं और प्रशासन उस पर कोई लगाम नहीं लगा रहा। सबसे रिमार्केबल बात इसमें यह है कि कहीं पे भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सोशल एक्टिविस्ट लेकर के वहां के अपोजिशन जो लीडर होते हैं, वहां के जो नेता होते हैं, वो खुलकर इसके खिलाफ बोलते हैं, सरकार को क्रिटिसिज्म करते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि उस पर एक्शन ले, सस्पेंड करे, दोनों तरफ के लोगों के खिलाफ एफआईआर हो और मामले को ठंडा किया जाए। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, जितने हो, सबकी चुप्पी जो है वो एक काटने जैसी है। कोई एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, कोई दिन भर में दर्जनों ट्वीट करता है लेकिन किसी की एक ट्वीट तक सामने नहीं आता है इस मसले को लेकर के। और ना ही कोई सोशल एक्टिविस्ट इस पे बहुत एक्टिव दिखते हैं जो इस पे काम कर रहे हो कि हाँ उनको इंसाफ दिलाया जाए, उनके साथ गलत हो रहा हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई जो हो रही है सो हो ही रही है। अपोजिशन से लेके जो एक लिबरल ग्रुप है सोशल एक्टिविज्म का, वो पूरी तरह से इस पे चुप है। और जो भी सरकार कर रही है उसको सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है न्यूज़पेपरों की तरफ से। अगले दिन न्यूज़पेपर में उस तरह की खबरें छापी जाती हैं कि जैसे उससे ये प्रोवोकेट हो, उससे ये हो कि प्रशासन ने जो घर गिराए वो सही गिराए। तो इस तरह की चीजों को जस्टिफाई किया जाता है क्वेश्चन रेस करने के बजाय। किसी का भी घर बिना, आप अगर इलीगल भी बना है तो बिना प्रायर परमिशन के, बिना उसको एडवांस नोटिस दिए नहीं गिरा सकते। ये कानूनी प्रक्रिया है जिसमें महीनों लगता है। लेकिन इंदौर की, जैसा हमने बताया पहले, कि घटना शाम में होती है और अगले दिन सुबह सुबह 15 घर ढा दिए जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ हमसे बात करने के लिए, काफी लंबा हो रहा है, मैं चाहूंगा उसे कंक्लूड कर दीजिए। तो मैं बस यही कहूंगा कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं पूरे मध्य प्रदेश में हाल में देखी गई हैं, वो बिल्कुल चिंताजनक है। और उस पर प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई जो हमेशा से चिंताजनक रही है, चाहे वो लॉकडाउन में हो चाहे वो अभी हो। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक वो ये है कि न्यूज़पेपर संस्थानों का, मीडिया संस्थानों का सरकार का सपोर्ट का साइड लेना भरपूर, उसके खिलाफ जो भी गलत है उसके खिलाफ आवाज ना उठाना। और यहाँ का अपोजिशन जो है और जो एक सोशल एक्टिविस्ट का जो ग्रुप है पूरा का पूरा, वो इस पे एकदम से चुप है, जो खलता है कई बार कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। और मीडिया इसको तो रिपोर्ट करती ही नहीं है, वजह जो भी हो। कुछ खबरें हमने इंडियन एक्सप्रेस में देखी हैं, कुछ खबरें नेशनल मीडिया में देखने को मिल रही हैं, बड़ी कुछ वेबसाइट्स ने इनको उठाया है। लेकिन यहाँ के जो लोकल पेपर है, जो यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, वो एकदम से चुप है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ हमसे बात करने के लिए। आपने हमें काफी गहराई से चीजों को समझाया और बताया कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। हमारे दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो पूरी चर्चा हुई है, इस चर्चा को आप कैसे देखते हैं, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है उस पर आप क्या राय रखते हैं, जो काशिफ ने हमें बताया उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।